नमस्कार दोस्तों, एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीएसआई की बहुत बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक? तो यह चैनल जो है यहाँ यूपीएसआई के संदर्भ में जो भी आपका सिलेबस है वह सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाई होगी। ठीक, तो यह एडमिशन आपका शुरू हो गया है और जिसका व्हाट्सएप नंबर ये है 9415800659। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही फ़ोन करना चाहते हैं सिंपल तो 8953806857 और दूसरा है 94503967 तो इस चैनल में के माध्यम से आप लोगों को मैं यानी नितेश त्रिपाठी मूल विधि का जो भी सब्जेक्ट है उसके एक एक टॉपिक को लेकर चलूँगा। तो इसमें मेरे पढ़ाने का तरीका यह होगा कि जो भी आपका सिलेबस दिया है एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पर विस्तार से बताऊँगा और इसके अलावा उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बन रहे हैं उन वन लाइनर को भी मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएसआई के संदर्भ में उन क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक, ये नहीं कि हाँ चलिए सर बता दीजिए इसका ऑप्शन ये है, सर इसका ऑप्शन ये है, उसका ऑप्शन है, ये सब कोई पढ़ाने का, क्योंकि देखिए आप लाख रटेंगे और वहाँ पर रटना काम नहीं आता है। आपका कॉन्सेप्ट जैसा आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी है और कंपटीशन दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। ठीक, तमाम बच्चे भाई पहले ये था कि कुछ छोटे से वर्ग जो था वो उसके पास पैसे रुपए थे, भाई तमाम साधन थे उसके पास और उस साधन का वह उपयोग करता था, जैसे कि कोचिंग्स में एडमिशन लेना, ये लेना बोला, तमाम तरह की उसके पास सुविधाएं थी। अब जबकि पूरा देश जो है वो डिजिटल वे में चल रहा है, सब कुछ ए से लेकर जेड तक सब कुछ आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ठीक, तो ऑनलाइन में क्या है कि एक गांव में जो बच्चा छोटे से मड़ई में बैठा है वो भी बच्चा कर क्या रहा है, उसको भी सुविधाएं हैं, वो भी एक मोबाइल लेकर और लाइव क्लासेस चाहे वो यूट्यूब पर या अगर वो पेड भी कर रहा है तो वो बहुत ही नॉमिनल, कहाँ आपके बड़ी कोचिंगों में 10,000 15,000 फीसें होती थी, अब देखिए बहुत ही मामूली, सिर्फ इतना भर हो जाए कि चलो भाई उनका भी रोजी रोटी चले और आपकी भी पढ़ाई हो सके। तो कहने का अर्थ है कि पहले चीज़ें थोड़ी सी आसान थी कुछ लोगों के लिए जिनके पास साधन थे, तो कंपटीशन हल्का सा कम था। अब क्या है कि सबके पास मोबाइल है और खासतौर से कोरोना के बाद तो आप देख ही रहे हैं, सब बच्चा चाहे वो कोई भी हो सबके हाथ में मोबाइल को पकड़ा दिया कि भैया लो तुम इसी से पढ़ाई करो। ठीक, तो स्थिति ये है कि जितने भी लोग हैं चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, आज वह ऑनलाइन के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, लिहाजा कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा टफ हो गया, टफ है पहले से। पहले हम लोग खुद ही देते थे पीसीएस और पीसीएसजे और दुनिया भर के जो भी एग्ज़ाम थे, पहले क्वेश्चंस भी आसान आते थे, हम लोग खुद हम लोग दिए हैं तो क्वेश्चंस आसान आते थे। अब क्या है, चीज़ें बदल गई हैं, क्वेश्चन रोज का रोज टफ बनाया जा रहा है। तो मतलब ये है कि अगर आप एक कहीं से गए मार्केट से उठा लाए कि सर इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं, रटने से चीज़ें भूल जाती हैं। हम लोग खुद ही हम लोग तो पीसीएस दिए, जे दिए, अब तो एचएस की भी उम्र है तो इंटरव्यू भी हम दिए हैं, दे भी रहे हैं। तो होता क्या है कि चीज़ें अगर आप रट कर जाते हैं, जैसे कि लॉ वालों के लिए क्या था, एक आती थी देखिए उसका नाम भूल गया, कोई थी पब्लिकेशन सम हाँ परीक्षा मंथन था और एक इसी तरह का थोड़ा सा दिमाग में बातें नहीं सकती,
फोपारियन सेट, तो वो हम लोग मैगजीन खरीद कर लाते थे। उसमें क्या है कि जितने भी स्टेट के एग्जाम होते थे सबका उसमें अपना विकल्प सहित दिया है, और हम लोग शुरू में नए नए थे, जानते नहीं थे, उसी को रट कर जा सोचते बस अब एग्जाम मेरा क्रैक होने वाला है, जबकि वहां जाने पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और आपके साथ भी होगा भाई, आप लोग ठीक है, कोई लड़का पहली बार दे रहा है, कुछ लड़के हो सकता है कि कई बार दिए हों, तो जो कई बार दिए हैं उनको भी यह अनुभव हुआ होगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चाह कर भी क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक, तो इस बात को आपके दिमाग में रखना है कि ठीक है, हमें भाई यहाँ भी क्वेश्चंस लगवाया जाएगा, आप खुद से भी चीज़ों को पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस लगाने से पहले कम से कम उस टॉपिक के बारे में आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए, ताकि उस टॉपिक से संबंधित और कोई, जैसे कि उससे रिलेट, एग्जामिनर का काम ये नहीं है कि जितने बच्चे फॉर्म भरे उनको ले। एग्जामिनर का मेन मोटो रहता है, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, ठीक, चाहे आपकी एसआई की जो भी होती है शारीरिक परीक्षा, उसका फिटनेस, तो इसमें कोई भी एग्जामिनर ये मूड बनाकर चलता है कि मुझे इन्हें छांटना है, इन्हें मुझे निकालना है। ठीक, ये एग्जामिनर के दिमाग में सेट रहता है कि मुझे इस लड़के को निकालना है, इसको हटाना है, चाहे वो प्री से, मेंस से, इंटरव्यू से, चाहे वो शारीरिक परीक्षा से। ठीक, तो उस स्थिति में यह आपकी काबिलियत होनी चाहिए, यह हमारी काबिलियत होनी चाहिए कि हम इतनी योग्यता अर्जित कर लें कि मैं उसे चैलेंज दे सकूं कि अब तुम बताओ कि कहाँ से मुझे निकालोगे। ठीक, तो इसी वजह से इस बात को आपसे कह रहे हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका विस्तार से इस तरीके से, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने, जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आए हैं, हाँ उनके विकल्प तो रहेंगे ही, साथ में अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का विस्तार यहाँ पर, भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि उटपटांग होते हैं, और 2-4 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में रहते हैं, तो अगर उसको हमने पढ़ाया नहीं है तो जो ही क्वेश्चन आएगा उसका मैं विस्तार से भी यहाँ पर वर्णन करूँगा, ताकि आपके दिमाग में बातें फिट हो जाए। फिर आप वहाँ पर जाएंगे, बस आप ऑप्शन देखिए, अब ये नहीं कि अरे ए था कि बी था कि सी, ना 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 ना, कुछ नहीं, बस देखिए, ठीक, यस। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट वाला बच्चा कभी भी फेल नहीं होता। ठीक, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो भी मूल विधि और संविधान की क्लास चलेगी वह बहुत ही बेहतर होने वाली है, और मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि ठीक है भाई, आज एक क्लास लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे, भाई मूल विधि का पूरा सिलेबस उठाए चले गए, लेकिन अगर कल के दिन आपका सिलेक्शन होता है तो मुझे बेहतर खुशी होगी, क्योंकि हमने मेहनत किया। पैसा तो सबके हो सकता है, 2-4 रुपये मुझे भी मिलेगा, इससे टीचर को मतलब, टीचर को खुशी तब होती है जब उसके बच्चे सिलेक्ट हो, जब वो मिठाई लेकर आते हैं, कहते हैं गुरुजी ये है आपका, तो ये एक उसका एक अंदर का लगता है कि यार क्या हमने जो मेहनत किया वो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए, और जब आप वर्दी पहनेंगे और भाई गुरुजी हैं, कहीं ना कहीं मामला फंसेगा ही, तो आप काम भी मेरा करें। ठीक, इलीगल काम नहीं, लीगल, क्योंकि आप जानते हैं कि लीगल काम के लिए भी सोच बनाना। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा, तो ये इस कोचिंग के संदर्भ में बात हो रही है कि यहाँ पर अभी तो मान लीजिए 5-4 जो भी लेक्चर हम दें तो हम देंगे, और वो आपको एज ए डेमो रहेगा, और बाकी जब पेड एडमिशन होगा तो मेरे ख्याल से ये कोचिंग ज़्यादा फी आपसे लेगी भी नहीं, और बाकी और सब चैनल्स हैं, देखिए ना तमाशा क्या है, तमाशा के नाम पर वो नौटंकी हो रही है, उसका कोई मतलब है नहीं। देखिए एक बात आते हैं, मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे आपके पास, यूट्यूब पर खोलिए, एक से एक नृत्य, संगीत, दुनिया भर की मिमिक्री, टिकटॉक गया तो अभी भी पता नहीं तमाम सब चीज़ें हैं। ठीक, मनोरंजन करना है तो वहाँ से, ठीक, पढ़ाई के नाम पर मनोरंजन प्लीज
मत मत करो भाई मेरे इस वजह से कि सिलेक्शन पा लीजिए। इतनी बड़ी वैकेंसी को मिलने वाली नहीं है। और इतना याद रखिए कि फिर मैं कह रहा हूं कि कंपटीशन पहले से टफ हो गया है। पिछले साल के क्वेश्चंस कम दोहराए जा रहे हैं, एग्जामिनर की टेंडेंसी बदल गई है, वह रोज नए क्वेश्चन बना रहा है। ठीक, तो इस बात को हम लोग ध्यान दें ताकि सिलेक्शन हो सके। आप लोग भी अपने माँ बाप का देखिए, बच्चों से ज़्यादा तपस्या उसके माँ बाप ही करते हैं, वो भी बेचारे बैठे रहते हैं, एक उनकी आशाएं रहती हैं। एक हम लोग तो मान लीजिए चीज़ें किए लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही थी, लापरवाही हुई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और इसका दुख माँ बाप को भी होता है। तो चीज़ें जो चीज़ मेरे साथ हुई है एक कंपटीशन के दौरान, खैर अभी भी मैं दे रहा हूँ और नो डाउट जब तक सांस रहती है तब तक आस है, हो सकता है कि कल के दिन हो जाए मेरा भी सिलेक्शन, चाहे वो जिस भी रूप में हो। तो चीज़ें ये हैं कि हर एक आदमी अंतिम दांव तक प्रयास करता है। ठीक, तो इसको देखते हुए, क्योंकि एक जो सपने रहते हैं वो हमेशा दिमाग में वो बातें रहती। भाई मैं हाई कोर्ट में वकालत भी करता हूँ, जाता हूँ, सब कुछ ठीक है, रुपया पैसा ईश्वर की कृपा से सब चीज़ें हैं, लेकिन एक जो कि मुझे जज की कुर्सी पर बैठना है, वो चीज़ें जब नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप कहीं भी जाते हैं तो वो बातें रहती है कि यार इंटरव्यू में थोड़े से नंबर से हुए, काश मैं भी आज जज कुर्सी पर बैठ। खैर अभी भी चांस है, बेहतर चांस है और कर सकते हैं। इसीलिए अपने अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो भावनाएं हैं वह आपसे इस वजह से कह रहे हैं कि हर एक कंप्यूटर, चाहे हम हो चाहे आप हो, भाई आप सब हमसे बहुत ही जूनियर होंगे, बहुत ही जूनियर होंगे। तो एज ए गार्जियन भी आप लोगों को देखिए, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, रास्ते किस तरीके से आसान हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं। ठीक है, उम्र है, मूवी देखना, घूमना और तमाम तरह की बातें हम भी किए हैं, आप भी किए हैं, लेकिन अगर अस्थाई व्यवस्था आपकी हो जाए, अस्थाई सैलरी आए, कोई सी साधन हो जाए कुछ बेहतर, तो फिर उसके बाद से एंजॉय मित्र करना बहुत आनंद आए, बहुत आनंद। आप लोग जूनियर हो और मैं आपका सीनियर हूँ, इस बात को ध्यान रखते हुए, और आप लोग जूनियर तो मेरी बात को समझेंगे, इस बात को मुझे विश्वास है। हाँ, यहाँ आपके साथ मैं अन्याय नहीं करूँगा, जो भी चीज़ें हैं आपको बेहतर पढ़ाई होगी। ठीक, तो ये थोड़ी सी बातें हो गई। अब यहाँ क्या है कि हम मूल विधि के संदर्भ में बातें करेंगे। मूल विधि है क्या और यूपीएसआई के संदर्भ में मूल विधि में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए तो हम शुरू करते हैं। मूल विधि है क्या? पहले तो कोई भी आदमी पूछेगा कि ये संविधान तो हमने पढ़ा था, आईपीसी पढ़ा था, ये मूल विधि क्या है? यस, तो मूल विधि अगर इसका हम इंग्लिश बोलें तो इसका ये है बेसिक। क्या है? बेसिक। बेसिक अर्थ अब आप लोग के दिमाग में बातें सेट होगी। बेसिक अर्थ जो बेस है, जो हमारे लॉ का बेस है, वो मुझे जानना चाहिए। आपको छोड़िए, आपको तो एग्जाम देना है। स्थिति ये है कि हर एक देश के नागरिक को, ठीक, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे भारत हो, चाहे जितने भी देश हैं, वहां के नागरिकों को उस देश के कानून के बारे में जानने का न सिर्फ अधिकार है बल्कि उसका कर्तव्य भी है। उसकी वो ड्यूटी है कि वह अपने देश के कानून को जाने। ठीक, भाई हमसे और आपसे, मान लीजिए हमने तो किताबें पढ़ी हैं, आपने भी किताबें आप पढ़ी हैं या फिर पढ़ रहे होंगे लॉ से संबंधित। तो इसमें क्या है कि हमसे आपसे ज्यादा एक गांव का व्यक्ति जो कि रोज सिविल कोर्ट में आता है, मुकदमा देखता है और वो करता है, वहाँ के नागरिकों की अगर आप भाषा सुनिए तो क्या है, उसके विरुद्ध 307 चल रहा है, उसके विरुद्ध 302 चल रहा है, उसके विरुद्ध 325 चल रहा है, 323 चल रहा है। मतलब ये है कि कानून की एक सामान्य जानकारी वहाँ के नागरिकों को है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको। तो मतलब ये है कि एक कानून की जो सामान्य जानकारी है वह एक एसआई को जानना चाहिए। भाई आप
का मुख्यतः काम क्या होता है? मुख्यतः काम समाज में यह है कि आप कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएं। अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उस चीज को आप हैंडल करें, तो फिर चीजें वहीं पर आती हैं, कानून और व्यवस्था, सिस्टम। ठीक, तो दो चीजें हैं, क्या है? कानून और व्यवस्था। यहां पर तो क्या है? पहला शब्द है क्या? तो इसमें पहला शब्द हमने कहा है, पुलिस का काम क्या है? कानून और व्यवस्था को संभालना। व्यवस्था, ठीक, यह आपका कार्य है। क्या है? कानून और व्यवस्था को संभालना। मतलब फिर बातें वहीं पर आ गई कि साहब क्या? कानून। तो जब तक आप कानून जानेंगे नहीं, आप संभालेंगे क्या? संभालेंगे क्या, बताइए? तो चीजें वही हैं कि अगर बचपन में हम लोग गाना सुनते थे तो उसमें क्या था कि एक गाना था, शशि कपूर थे और हीरोइन का नाम नहीं याद है। तो उसमें एक गाना था, दरोगा जी चोरी हो गई। ठीक, और उसमें क्या 18 साल तक संभाला था और 19 में पता नहीं क्या। इसके अलावा वो नायिका कह क्या रही है कि साहब सोना गया न चांदी, सोना गया न चांदी, मेरी नींद खो गई। ले बताओ, अब दरोगा जी अगर कानून नहीं जानते हैं तो दरोगा जी कहेंगे कि अरे अच्छा ये हुआ, चलिए साहब रिपोर्ट लिख ली। दरोगा जी रिपोर्ट ली, साहब ऐसा है कि एक युवती आई थी, उसका पता नहीं क्या क्या, दिल खो गया और सोना चांदी नहीं कह रहे थे, कोई नींद खो गया, लेकिन साहब चोरी उसने यूज किया, चोरी हुई थी उसके साथ। ठीक, चोरी उसके साथ हुई थी। ये दरोगा जी अपने रिपोर्ट में लिख दी। नायिका ने लिखवाया, दरोगा जी ने लिख दिया, काम खत्म, जाओ। लेकिन साहब अगर वह दरोगा जी अपनी रिपोर्ट लेकर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जाएंगे, जो कि एक लॉ ग्रेजुएट या LLM पास लड़का हो, तो कहेगा कि दरोगा जी चोरी तो हुई, लेकिन क्या चोरी हुई? आपने कभी चोरी का डिफिनीशन पढ़ा? कभी आपने चोरी को समझा है कि चोरी है क्या? बस एक आई होती और आप मुस्कुराते मुस्कुराते रिपोर्ट लिखती। तो चीजें क्या है? अगर आप कानून जानते नहीं, आपको बेसिक जानकारी नहीं है कि हाँ एक युवती आई है, वह हमारे साथ मजाक कर रही है कि या सही में उसके साथ उसके घर में कोई चोरी हुई है, तो अगर आप चोरी के डिफिनेशन को नहीं जानेंगे तो आप चोरी के बारे में जानेंगे नहीं, तो फिर वही दिल की चोरी, मन की चोरी, नींद की चोरी, तमाम तरह की चोरियां होती हैं। ये आप भी जानते हैं और हम तो खैर जानते ही। तो चलिए, तो यह आपकी कानून क्या है? कानून के बारे में जानने के लिए मुझे यह इसी के बारे में क्या लिखा गया है? बेसिक। बेसिक, तो इस कानून के बेसिक स्थिति को हम जानेंगे, राइट? अब देखिए, अब एक और इसमें है कि पुलिस का क्या है काम? कानून और व्यवस्था। व्यवस्था शब्द, व्यवस्था से मतलब यह है कि हमारे देश की जितनी भी व्यवस्था है, वह चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, मतलब यह है कि कानून बनाने वाले, कानून को लागू करने वाले, या हमारी न्यायपालिका, या हमारा देश हमारे संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या हमारी लोक व्यवस्था जो कि एक चलनी चाहिए, जैसे कि राज्य की व्यवस्था जैसी चलनी चाहिए वैसा चल रहा है कि नहीं। तो इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से कहाँ लिखा गया है? यह हमारे संविधान में लिखा गया, भारत का संविधान। बहुत जबरदस्त चीजें इन्होंने बनाई हैं। सिलेबस लिखने वालों ने या जो भी आपके सिलेबस में उन्होंने डाला, ये सोच कर डाला कि पुलिस के दो काम मुख्यतः होते हैं, क्या? कानून और व्यवस्था को संभालना। तो कानून बेसिक आपको जानना चाहिए, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था कैसे चलती है, इसके लिए आपको क्या? भारत का संविधान, ठीक, यह आपका भारत का संविधान, यह आप पढ़ेंगे। तो यह दो चीज
हमें मूल विधि के संदर्भ में एसआई के संदर्भ में पढ़ना है, मूल विधि और भारत का संविधान। और इससे आपको कम से कम नहीं भी तो हमने तो पिछले साल का देखा, एक आध साल तो ये लोग कुछ किए थे कि कम क्वेश्चंस आए थे, लेकिन कम क्वेश्चंस का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा एग्जामिनर एक ही मूड बना के बैठेगा कि चलो यार इसके पहले वाले में मूल विधि से कम ही क्वेश्चन थे, इस बार और कम कर देते ना। वो कहेगा कि लड़के तो थोड़ा सा लग रहा है कि हम पहले ही बताए हैं कि एग्जामिनर का मूड क्या होता है, आपको छांटना, आपको हटाना। तो एग्जामिनर सोचेगा कि यार तो लड़का तो लग रहा है कि लापरवाह जरूर हुआ, क्योंकि उसको लगा कि यार पिछले साल तो मूल विधि के बहुत कम क्वेश्चन आए, तो इस बार क्या करना, हो सकता है वैसे ना ना ना, एग्जामिनर हो सकता है कि चीजों को बढ़ा दे। अब आपको अपनी बात बता रहे हैं, 2018 का यह वो सेकेंड पार्ट, ये यूपीएचजेएस, ठीक, यूपीएचजेएस जो जिला जज बनते हैं उसका मेंस था, ठीक, मेंस था, और उसमें मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला था। उसमें स्थिति क्या थी, जो बड़े बड़े एक्ट थे, जैसे बड़े बड़े जो कानून थे, भाई यहाँ भी जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जैसे कि ये सब है, ठीक, ये सब क्या है कि छोटे छोटे एक्ट हैं। इसमें आपको ये जो है महिलाओं बच्चों, इसमें छोटे छोटे एक्ट हैं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ धाराएं हैं, आपको कम पढ़ना है, मेरा मतलब है कम पढ़ना है। ये क्या है, भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता, यह बड़े बड़े एक्ट हैं, मेजर एक्ट हैं, इसमें ज्यादा आपको पढ़ना है, मोटी मोटी किताबें होती हैं, तो इसमें आपको ज्यादा अध्ययन करना है। तो ऐसे ही हम लोग में क्या था, हम लोग में भी कुछ बड़े बड़े एक्ट ज्यादा थे और कुछ छोटे एक्ट थे, ठीक। यूपीएचजेएस में हुआ क्या कि बड़े एक्ट से उन्होंने कम क्वेश्चंस किए, और जो छोटे एक्ट थे जिस पर किसी आदमी का ध्यान नहीं जाता, उससे उन्होंने एक नहीं, और हर एक साल उनका उठाइए तो एक एक क्वेश्चन आते थे। उस साल उन्होंने 5 क्वेश्चन उठाए एक छोटे से एक्ट से। तो जो लड़का उसको पढ़ा होगा वो फाइट में आगे निकल गया। कहने का अर्थ मेरा ये है कि कभी भी अगर कोई सिलेबस में चीजें लिखी हैं आपके यहाँ, ठीक, यूपीएसआई में जो भी आपका सिलेबस लिखा है, उसमें एक बात को ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस बनाया गया है इसलिए कि उससे क्वेश्चन हम पूछेंगे, कितने पूछेंगे आप मेरे ऊपर बाउंड नहीं कर सकते, ठीक। मेरा मन हुआ साहब तो मैं यातायात से क्वेश्चन पूछ दूंगा, चलो हम सिर्फ यातायात से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब बच्चा बहुत ध्यान नहीं दिया, कहा कि सर हम तो यातायात तो सोचे कि हल्के में, ठीक है, हल्के में तुम लिए थे, लेकिन एग्जामिनर का मूड आपको छांटना है, वो किसी तरीके से छांटेगा। हाँ, ये आपकी चतुराई है, यह आपकी चालाकी है कि आप उस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल कीजिए, ताकि आप जब सामने जाएं तो एग्जामिनर भी कहे कि यार इस आदमी को हम कैसे छांटे, इस आदमी को कैसे छांटे, साहब आप अंदर, ठीक। तो यह आपके अंदर काबिलियत मित्र होनी चाहिए। तो अब यहां हम थोड़े से सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान भी हो सकता है कि कोई और पढ़ा, एक मैम है वो पढ़ा, या फिर अगर ये लोग कहेंगे तो हम उस चीज को कर सकते हैं, लेकिन हमको दिया गया है बेसिकली मूल विधि पढ़ाने की। भाई वकील आदमी है, रोज इन सब चीजों से, तो इन्होंने मुझे बेहतर सोचा, तो हम ठीक है, हम भी गए, कोई बात नहीं भाई, मूल विधि हम बच्चों को बेहतर पढ़ा सकते हैं और पढ़ाएंगे भी, इस बात को याद रखिएगा। तमाम चैनल चलते हैं, जाकर देख लीजिएगा, ठीक। मिमिक्री होती है, नौटंकी होती है, ये वाह वाह वाह, इतने लाइक करो, पता नहीं कौन कौन से भगवान देवता और क्या क्या सब तमाम मिमिक्रियां चलती हैं, उसको चलने दीजिए, वहां आप समय मत नुकसान कीजिए। अगर बहुत मनोरंजन करना हो तो कुछ टिकटॉक टाइप के जो आते हैं नृत्य संगीत, वो सब सुन लिया कीजिए, मन भी शांत रहेगा, और युवा है तो थोड़ा सा आनंद भी आ जाएगा। चलिए, तो मूल विधि में जो पहला हम लोग को पढ़ना है वो क्या है,
वह है भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, पहला टॉपिक क्या है? यह भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, जैसा कि हमने आप लोग से कहा कि अगर आपको आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति आता है और कहता है भाई एक, मान लीजिए हमेशा थाने में वकील साहब लोग तो जाएंगे नहीं एफआईआर करवाने कि साहब आईपीसी के तहत इससे इससे एक्ट के तहत ये क्राइम हो गया, आप एफआईआर लिखो। तो वहाँ दरोगा जी तो लिख लेंगे, चलो भाई आए हैं साहब, वकील साहब हमसे बेहतर लॉ के बारे में जानते होंगे, लिखवा। लेकिन एक सामान्य नागरिक जो कि चीज़ों को नहीं जानता है, एक घड़ी, अगर कोई मुझे, ये छोटी सी घड़ी है, इस घड़ी को अगर मैं मेज पर रख देता हूं और कोई व्यक्ति लेकर चला जाए, ठीक, तो हम एज ए वकील उसे लिखवाएंगे चोरी हो गई। अगर इसे कोई हमारे हाथ से इसी घड़ी को छीन लेता है, उठाकर खींचकर लेकर भाग जाता है, तो मैं एज ए लॉयर यह कहूंगा कि लूट हो गई। ठीक, तो लेकिन अगर एक समान व्यक्ति है तो वह चीजों को ज्यादा बेहतर नहीं जानता, वो तो सिर्फ यही रिपोर्ट लिखवाएगा कि दरोगा जी ऐसा है कि हम जा रहे थे और रास्ते में एक आदमी आया और सामान छीन कर मेरा चला गया, सामान चुरा कर भाग गया, मेरा सामान चुरा कर भाग गया छीन कर। तो वो नहीं जानता है, वो एक साधारण शब्द जानता है, मेरा सामान चोरी हो गया, लेकिन उसके वह विधिक स्थिति को नहीं जानता। तो कहने का अर्थ ये कि एक थानाध्यक्ष से इस बात की उम्मीद की जाती है कि तुम कानून के बारे में बेहतर, एक आम नागरिक से तो बेहतर आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अपनी बात कहता है तो वह बात किन किन अपराधों के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो कहने का अर्थ यह कि यह बेसिक जानकारी अपराध के बारे में भारतीय दंड संहिता यह प्रावधानित करती है, क्या कि कैसे कैसे अपराध हैं और उनके लिए क्या क्या सजा दी गई है। ठीक, चोरी के लिए 2 साल, लूट के लिए 7 साल, तो ऐसे ऐसे जितने भी अपराध हैं उनके बारे में परिभाषा या डिफिनीशन और उसके संदर्भ में जो भी उनको दंड देना है वह कहाँ पर प्रावधानित है? आपके भारतीय दंड विधान में। ठीक, तो इसको जानना बहुत ही अनिवार्य है सबके लिए। दूसरा आपका आता है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता क्या है कि जो भी यहाँ पर हमारे अपराध दिए गए हैं, ठीक, चोरी, जैसे कि मान लीजिए आपका चोरी है, ठीक, चोरी, अब इसको क्या होगा? कोई व्यक्ति आया और कहता है कि साहब चोरी हो गई है, ठीक, चोरी हो गई है, तो वह चोरी हो गई है, तो अब हमारे थानाध्यक्ष साहब का पहला काम क्या है? हमारे थानाध्यक्ष साहब का पहला काम कहां से शुरू हो जाता है? यानी कि एक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हो? भाई अगर हम घर पर बैठे हुए, हमारा सामान चोरी हो गया है, लूट हो गया है, सब हो गया, और आप घर में बैठे हुए हो, कानून को क्या मतलब है मालिक? बैठे रहो तुम्हारा चोरी तमाम। अब तो मोबाइल आए दिन चोरी होती है। कुछ लोग घर पर कहते हैं छोड़ यार 5,000 का मोबाइल चोरी हो गया, जाओ छोड़। कुछ लोग अवेयर होते हैं, कहते हैं नहीं कैसे मेरा सामान चोरी हो गया, तो जाते हैं थाने पर और रिपोर्ट लिखवाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप थाने पर जब जाते हैं और अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं, ठीक, तो आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई। आपने जो चोरी का कंप्लेन किया है उस चोर को पकड़ने के लिए, उस चोरी के सामान को लाने के लिए, उस चोर को दंडित करने के लिए जितनी चीजें हैं वह एक प्रक्रिया है कि पुलिस लिखेगा, पुलिस उस स्थान पर जाएगा, पुलिस सामान को रिकवर करेगा, सब कुछ करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में यह होगा कि एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया
रिपोर्ट लिखवाना, रिपोर्ट के बाद पुलिस उस स्थान पर जाएगा, उस स्थान पर जाकर एक एक चीज़ों का विश्लेषण करेगा और फिर मजिस्ट्रेट को, जो संबंधित मजिस्ट्रेट है, उसको रिपोर्ट करेगा। फिर वो मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को देखेगा कि अच्छा ये बात है, ठीक है। फिर वह उस चोर को अपने अनुसार दंडित करेगा। अगर वह उसने चोरी रियल में किया है तो वह दंडित करेगा। तो जितनी भी ये प्रक्रिया हम आपसे बता रहे हैं वह कहाँ दिया है? अरे साहब, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, इसमें आपको दंड की परिभाषा, ठीक, जो भी अपराध है उसके संदर्भ में दंड, ठीक, और उस अपराध को परिभाषित किया गया है कि चोरी कैसे चोरी होती है, कोई काम कैसे लूट होता है, कोई काम कैसे डकैती होता है। ठीक, तो यहाँ पर भारतीय दंड विधान, और जैसा हमने बताया कि जब आप कानून को एक प्रोसीजर में स्टार्ट करते हैं तो उसको कहाँ जिक्र किया गया है? वह है दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, यह दोनों एक बड़े हैं और इसमें हम और आप दोनों लोगों को समय और थोड़ी सी धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चंस इसी से आते हैं, अब तक आए हैं। वो तो एग्जामिनर का पहले ही बताया कि एग्जामिनर का मूड है कि कब क्या पूछ दे, लेकिन एक आइडिया यह रहता है कि इससे सर्वाधिक क्वेश्चंस आते हैं। वैसे भी पहला टॉपिक है और पुलिस का मुख्यतः जो काम है वह क्या है? अपराध को रोकना, और या अगर अपराध हो चुका है तो अपराधी को दंडित करवाना। तो यह दोनों चीज आपको किसमें मिलेगा? भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, तो यह आपका पहला टॉपिक, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और जैसा कि पहले ही बताया कि एक एक चीज़ों को, जैसे इसमें मान लीजिए जैसे अभी हम जिक्र करें चोरी का, ठीक, तो चोरी को हम आपको बताएंगे कि जो चोरी का डिफाइन क्या है, ठीक, चोरी को परिभाषित कैसे किया गया है, और साथ में चोरी के संदर्भ में वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक, वन लाइनर, जैसे कि चोरी मान लीजिए घर का चोरी होता है? नहीं होता। अभी जो गाना सुना है, दिल का चोरी होता है? नहीं होता। ठीक, अब कोई आग कहता है कि साहब हमारा मकान गायब हो गया, कोई चुरा ले गया, एक सामान्य आदमी क्या बेवकूफ कहेंगे। चोरी मकान की थोड़ी नहीं होती है, चोरी होती है किसी ऐसे वस्तु की जिसे आप ले जा सकते हैं। पेन की चोरी हो सकती है, घड़ी टेबल पर रखिए कोई चुरा सकता है, आपके घर में जो आप लोन और ब्याज लेकर जो सब इकट्ठा किए हैं, टीवी टावा और दुनिया भर का, उसकी चोरी हो सकती है, आपके कार की चोरी हो सकती है, बाइक की चोरी हो सकती है। घर की चोरी नहीं होगी, मन की चोरी नहीं होगी, दिल की चोरी नहीं होगी, और नींद की भी चोरी नहीं होगी। नींद की गोली उसके लिए आपको खाना पड़ेगा। चलिए, दूसरा आपका टॉपिक है क्या? जो समाज का कमजोर वर्ग है, अब कमजोर था, किसके संदर्भ में बात करें? महिलाओं के संदर्भ में कमजोर था, अब मजबूत हो गई महिलाएं। तो फिर भी कानून क्योंकि सदियों से सब चीजें चली आ रही हैं भाई, सदियों से महिलाओं को बहुत ही दोयम दर्जा का नागरिक माना गया है। और कौन माना है? हम माने हैं, और हमारे जैसे जो भी पुरुष वर्ग है उन्होंने सदियों से इनको दोयम दर्जा का नागरिक माना है। ठीक, इनके साथ अन्याय होता रहा है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, और इसी वजह से इनको एक कमजोर वर्ग में माना जाता है कि यह वर्ग क्या है? यह एक कमजोर वर्ग है। ठीक, दूसरा स्थान है बच्चों का। तो बच्चों में आप जानते हैं कि बच्चे भाई वैसे भी बच्चे मन के सच्चे, तो जब मन के सच्चे हैं तो उनके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से बच्चों के बारे में और अनुसूचित जाति, यह एससी वर्ग के जो भी लोग थे, तो इनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है। यह सभी लोग जानते हैं कि तथाकथित उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग के साथ कुछ भेदभाव, चाहे वो परिस्थिति थी चाहे जैसे भी थी, हुआ है तो हुआ है। ठीक, और यह लोग समाज के एक उपेक्षित वर्ग के रूप में शुरू से रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि यह स्पेशली आपके दिमाग में आना चाहिए सर, सिर्फ महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति। तो इसीलिए इस बात को आपको बताना चाह रहा हूं कि यह वर्ग शुरू से ही समाज के लिए उपेक्षित रहा है और यह कमजोर वर्ग रहा है। तो इसके लिए विशेष प्रावधान बनाया गया, चाहे वह हमारा संविधान हो, ठीक, संविधान हो, या हमारे अन्य छोटे छोटे लॉ, जैसे कि भाई महिलाओं के साथ सबसे बड़ा
क्राइम क्या होता है। छेड़खानी, रेप और ये सब चीजें तो चलिए आपको आपका आईपीसी संभाल लेगा, लेकिन और सब दहेज हत्या कितना नीच और कितना घृणित और कितना घिनौना काम है। वैसे क्राइम महिलाओं के साथ होते हैं, महिलाओं को होते हैं। ठीक, तो इस स्थिति में होगा क्या कि इसके लिए संसद या राज्य विधायिका एक विशेष कानून बनाती है। ठीक, तो इन कमजोर वर्गों के लिए एक विशेष कानून का भी निर्माण हुआ जो कि महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है, चाहे वह दहेज प्रथा हो या इनका लैंगिक उत्पीड़न हो, चाहे वो कुछ भी। बच्चों के संदर्भ में है कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बेचारे बहुत भोले होते हैं, उनके साथ क्राइम करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक, तो इस वजह से अब आए दिन आप देखते हैं कि बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, पॉर्न साइट पर अगर कभी आप गए हैं तो वहां भी बच्चों के साथ लैंगिक अपराध और तमाम सब चीजें बच्चों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो यह भी वर्ग, चूंकि यह विरोध करने की स्थिति में होता नहीं, कमजोर वर्ग है, छोटा बच्चा क्या करेगा, कितना आप उसके साथ, एक बड़ा व्यक्ति अगर उसके साथ अन्याय करता है, लैंगिक अपराध करता है, कितना बेचारा विरोध करेगा, वो सिर्फ चिल्ला कर रह जाएगा। तो इसके लिए भी यह क्या है, इसके लिए एक विशेष अधिनियम बनाया गया और इसमें क्या है, पॉस्को एक्ट। बच्चों के साथ जो भी अपराध होते हैं एक विशेष एक्ट बनाया गया बच्चों के संरक्षण से संबंधित, जिसको क्या कहते हैं, पॉस्को एक्ट कहते हैं। ठीक, अब एक आपका अब ये अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी एक्ट है उसको भी हम यहाँ पर अध्ययन करें। ठीक है, तो यह आपका सिलेबस है। चलिए, अब ये है आपका, इसके बारे में आप लोगों को समझा दिया कि क्यों इसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया। अब तीसरा है आपका यातायात नियम। ठीक, यातायात नियम तो बेसिकली तो आरटीओ और इन विभागों का काम रहता है। ये आरटीओ लोग, अब तो आरटीओ या यातायात निरीक्षक जो होते हैं या यातायात सिपाही तमाम चौराहे पर आप लोगों को दिखाई देते हैं, सफ़ेद ड्रेस में बैठे रहते हैं, बुलेट वुलेट लेकर, कोई यार पैसा तो पैसा, तो ये सब चीज़ें होती है। उसमें क्या है, अब आप कहते हैं साहब ये मुझे क्यों हम लोग को पढ़ाया गया या सिलेबस में क्यों, नहीं साहब, काम होता है। पुलिस का भी बहुत ज़्यादा काम, मान लीजिए हिट एंड रन का मामला है। हिट एंड रन के मामले में क्या है, कोई अगर गाड़ी आई और आपको टक्कर मारकर भाग गई, ठीक, तो उस स्थिति में अगर कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर पुलिस के कर्तव्य स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, पुलिस जाता है मौके पर, उस डेड बॉडी को उठाता है या जो भी है, उस गाड़ी को थाने में लेकर आता है, उसके पास लाइसेंस था कि नहीं था, गाड़ी कौन चला रहा था और चीज़ें कैसे थी, तो एक एक चीज़ों का अध्ययन आपको कहाँ है, यातायात नियमों में या यातायात अधिनियम। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक्ट है, ठीक, वाहन अधिनियम, और जिसका अभी हाल ही में संशोधन भी हुआ है। तो उस संशोधन को भी हम स्पेशली पढ़ेंगे, क्योंकि जब नई नई चीज़ें जुड़ती हैं तो एग्जामिनर का ध्यान वहाँ पर जाता है। एग्जामिनर सोचता है कि यार नया नया चीज़ है, पता नहीं बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो ऐसा है कि इससे पूछ, ठीक, तो आपको जानना चाहिए। तो यातायात नियमों में संशोधन हुए हैं, तो इसमें मुआवजे की राशि, या अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट आप नहीं लगाए हैं, गाड़ी का बीमा नहीं है, या हिट एंड रन, यानी कि जैसे कि सलमान खान भाई साहब किए, टक्कर मार कर निकल गए, बाद में खैर तो छूट ही जाते हैं, भाई पैसा है, कानून को खरीदा जा सकता है, खरीद लिए वो, लेकिन उनका भी मामला हिट एंड रन मामले में था। ठीक, तो इस वजह से यह सब चीज़ें भी आपको पढ़नी अनिवार्य है। चौथा है पर्यावरण संरक्षण। वर्तमान स्थिति में देखा जाए, अभी की स्थिति में, तो सड़क पर सांस लेना भी मुश्किल है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, कोई भी दुनिया का प्रदूषण, ठीक, तो उससे क्या रहता है कि पूरी व्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। अब आप पूछेंगे साहब यहाँ हमको काम क्या है, मतलब हमको तो थाने में बैठे, नहीं साहब, मतलब आपको है, कल का अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, कल के पेपर में यह था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, ठीक, संगीता श्रीवास्तव जी हैं, तो उन्होंने एक पुलिस को कंप्लेन किया या डीएम साहब को लिखा कि साहब ऐसा है कि अजान से
जो सुबह सुबह का अजान होता है, उससे क्या होता है, मेरी नींद में खलल हो जाती है, खलल पड़ती है। हो सकता है भाई खलल पड़ती हो, इस मुद्दे पर हम नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने का काम कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। किसके माध्यम से करेगा? आपके माध्यम से। जब आप एसआई बनेंगे तो वह आपको आदेश देगा कि ऐसा है कि अजान के कारण जो भी माइक, भाई अजान तो उनका मुस्लिम वर्ग का एक राइट है, ठीक, उसको आप हटा नहीं सकते, लेकिन लाउडस्पीकर और ये सब चीजें मोहम्मदन धर्म का कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं है, ठीक। अजान तो महत्वपूर्ण अंग है भाई, नो डाउट, उसका स्वागत करना चाहिए, या उसको किसी को राइट नहीं है कि आप अजान को हटाएं, ठीक। तो उस स्थिति में होता क्या है कि उस माइक को या जो भी लाउड स्पीकर है उसे कौन हटाएगा? वह पुलिस अधिकारी हटाएगा, ठीक। तो पुलिस अधिकारी को वहां पर आपके लाउड स्पीकर को हटाने का मतलब यह है कि यह ध्वनि प्रदूषण जो कि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आएगा, उस ध्वनि प्रदूषण को खत्म करने के लिए पुलिस का भी या आपका सहारा लिया जाए। चलिए, एक और है आपका वन्य जीव संरक्षण। ठीक, वन्य जीव भाई इसकी तरफ क्या है कि सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, चाहे वो टाइगर प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, चाहे पर्यावरण के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, ठीक। हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए या पारिस्थितिकी को संतुलित रखने के लिए जीवों का भी बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक। तो इन जीवों के बारे में जो भी क्राइम करता है तो वहां भी पुलिस के कर्तव्य स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि सलमान खान का मुद्दा आपने पढ़ा ही होगा, उन्होंने क्या किया, काले हिरन का उन्होंने शिकार किया, काले हिरन का शिकार किया, और उस संदर्भ में पुलिस का काम वहां से शुरू होता है। पुलिस उन्हें अभियोजन के अंतर्गत उन्हें रखा गया और फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, उनके विरुद्ध मुकदमा भी चला, जो भी है गवाह नहीं थे, क्या था क्या नहीं, वो छूट भी गए, वो मैटर अलग है। तो कहने का कि यहाँ भी पुलिस के कर्तव्य शुरू हैं, ठीक। इस वजह से आपके सिलेबस में यह भी बातें रखी गई। चलिए, अब आपका छठवां जो आता है वो क्या है, मानवाधिकार संरक्षण। मानवाधिकार कहते किसे? मानवाधिकार उसे कहते हैं जो कि मुझे एक मानव के रूप में मिलना चाहिए, ठीक। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, मुझे जीने की उचित व्यवस्था, ताकि मैं पढ़ सकूं, लिख सकूं, ठीक से नींद ले सकूं। तो एक उपयुक्त व्यवस्था जो कि एक मनुष्य को जीने के लिए चाहिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मानवाधिकार संरक्षण, ठीक। तो मानवाधिकार संरक्षण के अंतर्गत इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन मेरे राइट हैं और किसका किसका अगर उल्लंघन होता है तो हम पुलिस अधिकारी के पास जाएंगे और फिर कंप्लेन करेंगे कि साहब ये मेरे राइट थे, यह मुझे राइट मिले थे और इसका उल्लंघन किया गया है, लिहाजा आप इसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इस वजह से मानवाधिकार को, और खासतौर से हमारे पुलिस के संदर्भ में देखा जाए तो अंग्रेजों के काल से ही पुलिस क्या था, एक उत्पीड़क के रूप में स्थिति उसकी थी, ठीक। भाई अंग्रेज भी थे, पुलिस को उन्होंने ये दिमाग में रख दिया कि आपको वर्दी मिली है, आप किसी को तोड़िए, किसी को पीटिए, आपको छूट है, ठीक। अब स्थिति, आधुनिक काल की स्थिति क्या है या वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो पुलिस के कर्तव्य बदल गए हैं। पुलिस को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसे अपने ड्यूटी को निभाना है, जिसमें नागरिकों का सम्मान, उसके मानवाधिकारों का सम्मान करना आपके लिए आवश्यक है। आपको यह बताना है कि एक अपराधी जब तक कि उसे न्यायालय, कोर्ट अंतिम रूप से यह ना कहे कि यह अपराधी है, आप उसके साथ अपराधी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। एक सामान्य प्रक्रिया है, आप उसे थाने लाइए, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कीजिए, जो आपको करना है, लेकिन ये नहीं कि आप पकड़े और दनादन लेकर स्टार्ट हो गए ना, यह सब उसके अधिकारों के खिलाफ हो जाए, ठीक। तो यहाँ पुलिस को यह इस बात को जानने का है कि भैया ये आपका मानवाधिकार क्या क्या है, इसको आप जानिए, ठीक। एक और है आपका सूचना का अधिकार, ये अच्छा, यहाँ से सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो कि कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय यह
राइट आया था और इसका काफ़ी स्वागत हुआ था। और सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि हर एक नागरिक को मिला हुआ है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के पास आता है और कहता है कि क्या मेरे विरुद्ध मुकदमा किया गया है, तो साहब वह इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आपको एफआईआर की जो भी प्रतिलिपि है जो कि आपके विरुद्ध उसने दूसरी पार्टी ने आपके विरुद्ध दायर किया है, उसे आप निःशुल्क दें। ठीक, उसे ये राइट है। सूचना का अधिकार एक नागरिक का राइट है, तो उस राइट के तहत क्या है कि आपको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक, तो इस अधिनियम को भी जानना एक पुलिस अधिकारी के लिए या एक एसआई के लिए या आपके लिए जो कि एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसको जानना आवश्यक। चलिए अब अगले टॉपिक पर देखते हैं। यह है आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स। आप लोग जानते हैं कि पूरे जो देश की व्यवस्था है, हमारे और आपके जो भी हम टैक्सेस देते हैं, आयकर जो हमें आय होती है, जो हमारी आय होती है, चाहे वेतन के रूप में हो चाहे जैसे भी, तो उस इनकम का एक कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट लेती है। ठीक, और उसी टैक्स से अधिकतर हमारी व्यवस्थाएं, चाहे वह कर्मचारियों का वेतन हो, चाहे जो भी सुविधाएं सरकार के पास है, वह सुविधाएं क्या होती हैं, हमारे टैक्स से चलती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जिसको टैक्स देने के अधीन हुआ हो कानून के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति, भाई होता क्या है कि जब आप बजट आप देखते हैं, बजट हर एक साल आती है, तो बजट में क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों को टैक्स से छूट मिलती है। ठीक, टैक्स से छूट मिलती है और कुछ व्यक्तियों को इससे ये रहता है कि इतने इतने लाख वाले जो व्यक्ति हैं वह टैक्स देंगे और बाकी लोग, बुजुर्ग हैं तो वो टैक्स नहीं देगा, महिला हैं तो वो टैक्स नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो यह राज्य के विरुद्ध अपराध हो जाएगा, क्योंकि राज्य को उसको पाने का राइट है, राज्य को पाने का राइट है उस आयकर को। ठीक, तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा का कृत्य करता है तो वहां पर पुलिस अधिकारी भी वहां अपने कर्तव्य को निभा सकती है। तो यहाँ राइट क्या है, पुलिस को भी इस अधिनियम के बारे में जानने का राइट है कि वह अधिनियम को जाने, ताकि अगर कोई ऐसा क्राइम होता है तो उसको वह समुचित रूप से उसको लागू करवा सके। चलिए अब 9वें नंबर पर आता है आपके सिलेबस के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है क्या? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार वैसे भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस देश के लिए नासूर बन चुका है। हर एक जो भी यहाँ का नागरिक है वह यह मान कर चलता है कि भ्रष्टाचार मुझे करना है। चाहे आप भी हो, आप भी वर्दी इसलिए थोड़ी नहीं पहनना चाह रहे हैं कि हाँ साहब हम समाज की सेवा करें ना, या आपके माँ बाप भी सरकारी नौकरी क्यों आपसे करवाना चाहते हैं। अगर एक सामान्य आदमी है तो पूछता है कि बाबू ऊपर से कितना मिलता है, ऊपरवार कितनी कमाई है आपकी। तो कहने का कि भारत के हर एक नागरिक में के दिमाग में यह बातें बैठ चुकी हैं कि मुझे करप्शन करना है, जो कि इस देश के लिए, इस देश को उसने खंगाल डाला। इस देश में इतने पैसे की कमी नहीं थी, यह देश पर्याप्त हमारे पास साधन थे, लेकिन उन साधनों का दुरुपयोग और उसका एकमात्र कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार। चाहे हमारे जितने नेता हों, उन्हें चाहे वह ग्राम पंचायत, अभी तो चुनाव हो रहा है यूपी में, देखिए करोड़ों 50 लाख रुपए एक लोग खर्च किए जा रहे हैं, 50 लोग 5 लाख, जितना जिसकी जो औकात है खिलाए जा रहे हैं। क्यों भैया खिला रहे हो, काहे खिला रहे हो? कितना ग्राम सभा में पैसा आता है, लेकिन ना उसको मालूम है कि ग्राम सभा में पैसा आता है, योजनाएं आती हैं, सरकार से पैसा आता है और मेरी कमाई इतनी हो सकती है। कमाई यानी कि करप्शन। तो यह चीजें क्या है हर एक आदमी के दिमाग में, चाहे हमारे कोई भी लोक सेवक। तो इसी वजह से यह अधिनियम बनाया गया है कि आप इसके बारे में जाने कि भैया जैसे लालू जी चारा घोटाले में चारा खा रहे हैं जेल में बैठकर, वैसे आपके साथ में। ठीक, आप एसआई हैं, रिटायर होने तक बढ़िया से आप नौकरी करिए, ईमानदारी से रहोगे, सरकार आपको कम पैसे नहीं देती है, पर्याप्त पैसा देती है।
अपनी जरूरतों को समझिए और उसके अकॉर्डिंग करिए, नहीं तो भ्रष्टाचार अधिनियम लागू होगा और आप नौकरी से भी जाएंगे और लालू की तरह जेल में सड़ेंगे। चलिए, अब आपका आता है एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या है? इसके तहत हमारे जो भी निवारक अधिनियम बने, जैसे कि टाडा, आप लोग सुने होंगे टाडा और रासुका लग गया, टाडा लग गया, ये लग गया, ये सब जो अधिनियम है यह क्या है? यह बहुत ही कठोर अधिनियम है, कठोर अधिनियम है। कहने का अर्थ कि इसके अंतर्गत जो भी पुलिस को जानना है वह यह जानना है कि इस व्यक्ति पर अगर रासुका लगा है या गुंडा एक्ट लगा है या इस तरह के खतरनाक एक्ट लगे हैं तो उस व्यक्ति का जमानत होना बहुत ही मुश्किल है और अपना उस व्यक्ति को जब तक चाहे कोई आदमी जेल में रख सकता है, जो भी उसमें प्रावधान दिए गए। ठीक, तो यह आपका क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, जिसके इस समय चीफ कौन है भारत के? वह माननीय डोभाल साहब। ठीक, तो डोभाल साहब जो मुख्य सलाहकर्ता हैं इसके, जो कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में सलाह देते हैं, वह आपको, तो मतलब यह है कि इस अधिनियम में भी पुलिस के कर्तव्य और अधिकार हैं और इसको जानना एक पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है, लिहाजा इसको सिलेबस में रखा गया है। चलिए, अब आपका आता है आईटी एक्ट। ठीक, तो इस एक्ट के बारे में भी आपको अध्ययन किया जाएगा। यह एक्ट साइबर एक्ट या इसके पहले भी एक मिनट, चलिए यहाँ, और ये एक आपका सूचना का अधिकार है। ठीक, तो यह सब इसमें क्या है कि साइबर अपराध है। साइबर अपराध है क्या? साइबर अपराध में जनरली यह होता है कि भाई आधुनिक समय है और खासतौर से कोरोना के काल की स्थिति जो थी, इसमें हर एक इंसान के पास अपने मोबाइल फोन है। सारा काम वो ए से लेकर जेड तक किससे करता है? मोबाइल फोन से करता है। उसमें क्या है कि बैंकिंग का काम है, सब कुछ मोबाइल से कर रहा है। फॉर्म भरना है, मोबाइल से कर रहा है। फॉर्म के लिए पैसे पेड करना है, मोबाइल से कर रहा है। ठीक, एक चीज है, इवन क्लास भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। वो कैसे? वह मोबाइल के जरिए, वह साइबर के जरिए। ठीक, तो अगर कोई भी व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट को हैक करता है, ठीक, आपने बैंक से पेमेंट किया और मालूम चला कि आपने जब पेमेंट किया तो थोड़ी देर बाद किसी ने आपके अकाउंट को हैक कर लिया और उससे सारा अमाउंट छीन लिया या चुरा लिया उससे। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि साइबर क्राइम को जानने का भी एक पुलिस अधिकारी को, क्योंकि बिना जाने वह कैसे कार्रवाई करेगा। ठीक, इसी वजह से हर एक थानों में एक साइबर सेल का भी निर्माण हुआ है, जहां पर क्या है कि टोटल सिस्टम जो है वो उनका कंप्यूटराइज। ठीक, वहां पर आपको ऑनलाइन एफआईआर भी होती है, जो भी आपको उसकी प्रतिलिपि है या आपको जो दिन भाई आपने एफआईआर लिखवाया, ठीक, तो आपको प्रूफ के तौर पर कुछ मिलना चाहिए ना। तो ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो इस वजह से एक पुलिस अधिकारी के लिए साइबर क्राइम को जानना अनिवार्य है। ठीक, तो इसके बारे में भी चर्चाएं विस्तार से होंगी। अब आपको एक आती है जनहित याचिका। जनहित याचिका है क्या? इस देश को देखा जाए तो इस देश में सबसे खर्चीली अगर कोई प्रणाली है तो वह क्या है? न्यायिक प्रणाली। एक सामान्य आदमी जो कि जिसके पास पैसे कम हैं, तो उसकी स्थिति क्या है कि अगर उसे व्यक्ति ने मान लीजिए खरोच मार दिया, थोड़ा सा चोट चपेट उसे लगे, बेचारा बहुत बड़ा अपने अधिकारों का वो समझता है कि मेरे यार अधिकार ये हुए वो हुए, चलो ठीक है हुए, वो चला गया कचहरी। अब उसके साथ जो शोषण होने लगता है वहां से, वकील साहब लोग जो पैसा खींचना स्टार्ट करते हैं, ठीक, वो उसका शोषण कहाँ तक होता है? हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट तक उसका शोषण होते होते वह व्यक्ति भिखारी हो जाता है। भिखारी तो पहले भी था और बाद में और ज्यादा भिखारी हो जाता है। तो उसकी स्थिति यह होती है कि वह व्यक्ति रोता है कि यार कहाँ से कहाँ पहुंच गए, किस ग्रह नक्षत्र कौन सा मेरा खराब हो गया था कि हम पहुंच गए वकील साहब लोग के चक्कर में। तो कहने का अर्थ कि हमारी न्यायिक प्रणाली इतनी टफ है या इतना उसे कहिए कि बकवास है, एक सब कहिए बकवास, ठीक, साथ में खर्चीली है।
तो एक सामान्य नागरिक को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, मिलता ही नहीं है, समझ जाइए कि उसका कोई मतलब है। तो उस स्थिति में जनहित याचिका का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यहाँ क्या है, यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की बात करता है। वह इस बात को कहता है कि ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आपके आपके अधिकारों के साथ अगर उल्लंघन होता है, कोई आपके साथ बदतमीजी किया है और आपके जो मूलभूत अधिकार है एक मनुष्य के रूप में, वह आपको मिलना चाहिए, तो वहां कुछ मत करिए साहब, आप मुख्य न्यायाधीश को, चाहे हाई कोर्ट के चाहे सुप्रीम कोर्ट, उन्हें आप एक लेटर लिख दीजिए। अगर आप लेटर नहीं भी लिख सकते हैं तो किसी से लिखवा लीजिए, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा वर्ग है उसे लिखवा दिया, भेज दीजिए, आपकी तुरंत तुरंत सुनवाई होगी। इसमें 1 रुपए भी लगने वाला नहीं है। ठीक, जो भी थोड़ा बहुत टिकट का, वो पत्र पहुंचने का जितना खर्चा लगना है वही है। ठीक, मतलब यह है कि जनहित याचिका के माध्यम से हम बहुत ही सस्ते में, सस्ता और आसानी से न्याय मुझे उपलब्ध है। किन के लिए? जो वर्ग कमजोर वर्ग है और जिसके साथ अन्याय हुआ है। आज भी जेलों में या कई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केसेज आए हैं कि बिना मुकदमा किए उस व्यक्ति पर कोई भी मुकदमा नहीं चला और उस व्यक्ति को 10-10 साल जेल में सड़ाया गया। वह व्यक्ति जेल में रहा 20-20 साल। क्यों? स्थिति उसकी यह थी कि बेचारा, उसके पास पैसे नहीं थे। जमानत के लिए भी पैसे लगते हैं, तो उसके पास जमानत के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा वह व्यक्ति जो है न्याय पाने से वंचित हो गए। ठीक, तो उस स्थिति में आपका जनहित याचिका बहुत ही कारगर और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। ठीक, इसके अलावा एक है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। ठीक, तो देखिए ये दोनों चीजें जो भी इस चैनल पर पढ़ाएगा यह आपको संविधान में मिलेगा। ठीक है, यह आपके संविधान का भी सिलेबस है। जब भारत का संविधान पढ़ेंगे तो यह 2 टॉपिक वहां भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, यहाँ जब हम पढ़ाएंगे तो इससे फायदा यह रहेगा कि 2 टीचर्स अगर आपको पढ़ाते हैं तो मिला जुला और आपको एक बढ़िया मैटर मिल जाएगा और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, आप उसे दोहरा सकेंगे बढ़िया से। तो यहाँ हम जनहित याचिका में भी कई केसों का जिक्र करेंगे। ठीक, इसके अलावा महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय तो आपके सिलेबस में है ही, तो इसके माध्यम से हम में जो भी आपका सिलेबस में है तो उससे संबंधित अगर कोई सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के निर्णय हैं तो उसके संदर्भ में भी हम चर्चाएं करेंगे, ताकि आप लोग की एक भी क्वेश्चन गलत हो। इसके अतिरिक्त ये तो जो है आपके जीके का भी महत्वपूर्ण पार्ट है। जीके में भी कभी कभी केसेस पूछ दिए जाते हैं। ठीक, तो इन केसों के बारे में, जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा हुआ या थर्ड जेंडर का मुद्दा हुआ, तो ये सब जितने सब मुद्दे हैं ये एक जीके के भी क्वेश्चन बने। एक कानून का विद्यार्थी तो जानता ही जानता है, लेकिन एक सामान्य नागरिक भी उस चीज को, या अयोध्या का मुद्दा हो गया राम मंदिर का। ठीक, तो यह चीजें क्या है, इस चीज को जानने का राइट एक सामान्य नागरिक को भी होता है। तो लिहाजा हमें यह चीजें पढ़नी है और आपको जानना ही चाहिए। ठीक, चलिए अब आपका अंतिम जो इसका टॉपिक है वह है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व। ठीक, अब आप क्वेश्चन करते हैं साहब हमको क्या मतलब है, गांव में खेती बाड़ी हो रही है, कौन लगान दे रहा है, कौन क्या दे रहा है, किसका क्या सुधार हो, इससे नहीं मतलब है। मतलब आपका है इस वजह से कि यह कार्रवाई कौन कर रही है, यह राज्य सरकार कर रही है। भूमि सुधार अधिनियम कौन ला रहा है, यह राज्य सरकार लाती है। ठीक, मान लीजिए भूमि सुधार हुआ, भाई पहले क्या था कि राजा महाराजाओं के पास या जमींदारों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। ठीक, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी और अथाह अकूत संपत्ति थी, कई बीघा कई एकड़, जो जितना आप सोच सकते हैं उतने उनके पास जमीनें थी। कुछ वर्ग ऐसे थे जिसके पास कुछ भी नहीं था। ठीक, वो जैसे तैसे उनके दया पर उनका जीवन चल रहा। ठीक, तो उस स्थिति में क्या था कि सरकार को भूमि सुधार की आवश्यकता करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ क्या है, हमारा जो संविधान है वह यह कहता है कि हमारा जो आचरण होना चाहिए, राज्य का जो आचरण होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, समाजवादी धारणा की होनी चाहिए।
ठीक, उसमें समाज के सभी वर्गों को एक समान रूप से भाव से देखा जाना चाहिए। तो उस स्थिति में उन्होंने जमींदारों के साथ क्या किया, उनके कुछ भूमियों को राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और उसके बदले मुआवजा दे दिया। ठीक, वो भी बेचारे संतुष्ट हो गए, ऐसा नहीं है, मुआवजा ठीक ठाक दिया गया तो वो भी संतुष्ट हो गए, और जो गरीब वर्ग था, जो छोटे छोटे वर्ग थे, उनको भी जमीनें मिल गई, वो भी बेचारे प्रसन्न हो गए। चलिए, तो अगर मान लीजिए एक गरीब आदमी को सरकार ने कहा कि साहब ऐसा है कि जमींदार महोदय इतना आपको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी, जमींदार महोदय अड़ गए, कहे कि नहीं हम मानेंगे, तो वहां पर आपके कार्य स्टार्ट होंगे। मजिस्ट्रेट आपको कहेगा, पुलिस फोर्स को कहेगा कि ऐसा है कि जमींदार साहब कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, इस व्यक्ति को उसे कब्जा दिलवाना है, तो पुलिस वहां पर आपको मारपीट कर भगाएगी और कहेगी कि ऐसा है कि जिस व्यक्ति को राइट है उस व्यक्ति को जमीन दे दिया जाए। तो यहाँ भूमि सुधार मामले में भी पुलिस के कार्य शुरू होते हैं। अब आता है इसमें एक टॉपिक है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण स्पेशली आज के संदर्भ में जब विकास के कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं, खैर विकास के कार्य शुरू से ही हर एक सरकार में, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, चाहे जनता दल, जो भी सरकारें आई वो विकास का कार्य अपने अनुसार की। तो विकास के कार्य में मान लीजिए अगर कोई 2 लेन है या आपकी सड़क है, उसे चौड़ा करना, ठीक, शहर के ही मान लीजिए, अभी तो हाल ही में आप लोग खुद ही देखते हैं कि इंक्रोचमेंट के नाम पर लोग किए हैं कब्जा जमीनों पर, तो उस जमीन के कब्जे को हटाने के लिए आप कई बार देखते हैं कि पुलिस फोर्स वहां पर खड़ी रहती है, पुलिस फोर्स, थानाध्यक्ष, कई थानों की पुलिस वहां पहुंच जाती है, इस वजह से कि उस भूमि का अधिग्रहण सरकार को करना है, वहां पर उसकी रोडें जानी है, उसे वहां पर उसको पब्लिक के लिए कुछ पार्क बनाना है, कुछ बनाना है, जो भी है उसकी विकास योजना है, उन विकास योजनाओं को लागू करना। ठीक, तो यहाँ क्या है कि भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में भी पुलिस का कार्य स्टार्ट होता है। और अंतिम यहाँ है भूमि राजस्व। भूमि राजस्व होता क्या है? भू राजस्व एक ऐसा राजस्व होता है जो कि एक कृषि करने वाला व्यक्ति किसको देता है? वह देता है राज्य सरकार, क्योंकि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सभी भूमियों का स्वामित्व कौन है? राज्य है, सरकार। ठीक, सारी भूमियां राज्य में निहित मानी जाती हैं, वह यह माना जाता है कि वो उसका मालिक कौन है? वह राज्य सरकार है। ठीक, तो अगर राज्य सरकार की जमीन पर आप कृषि करते हैं तो आपको किराया देना ही है, तो उस किराए को ही क्या कहते हैं? भू राजस्व कहते हैं। और इसको आपके जिले के संदर्भ में बात किया जाए तो जो आपके जिलाधीश होते हैं महोदय, या जिसको जिला कलेक्टर कहते हैं, तो वह इसका संग्रह करता है या इसे वसूलने का जिले का हेड होता है। तो जब वह भू राजस्व को कलेक्ट करता है तो कलेक्ट यानी कलेक्टर, तो उसे जिला कलेक्टर कहते हैं। तो यह आपका मोटा मोटा सिलेबस आपको बता दिया और इसके संदर्भ में थोड़ी सी बातें होगी। ठीक, तो बाकी कल का टॉपिक हम लोग का रहेगा भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। यह आपका मेजर एक्ट है और इसके संदर्भ में जो भी प्रावधान है, इसके संदर्भ में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो भी क्वेश्चन संभावित बनेंगे, और इसके अलावा वन लाइनर जिसकी आप लोग की आदत है वन लाइनर पढ़ने की, वह भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो यह सब चीजें आपकी चलेगी। ठीक, तो बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।